रोज सुबह खेत में मेहनत करने निकलते हो और पसीना बहाकर लौटते हो, लेकिन धन के नाम पर घर में फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे गीता, बकवास बंद करो। एक तो पूरा दिन खेत में हल चलाता हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनूं। समझ नहीं आता कि काम करूं या फिर तुम्हारे ताने सहूं। अर्जुन की गुस्से भरी नजरें देखकर गीता एकदम शांत हो गई। अब तुम ही बताओ अर्जुन, कितना वक्त हो गया है इस तंगहाली में जूझते हुए। हम भी तो इंसान हैं, क्या कभी दूसरों की तरह हंसते हंसते जीवन नहीं जी सकते? अपनी पत्नी का उदास चेहरा देख अर्जुन का गुस्सा ठंडा पड़ गया। मैं क्या करूं गीता, किस्मत ही खराब है मेरी। जब भी सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी, कोई ना कोई विपदा आ पड़ती है। अब तो मैं उस ठाकुर रणवीर सिंह का कर्जदार भी बन गया हूं। पिछली बार फसल खराब हुई थी, तब बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था, और इस बार भी लगता नहीं कि फसल कुछ होगी। सारा दोष तुम्हारी जमीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती हैं? हर बार तुम्हारी फसल पर ही आफत क्यों आती है? हाँ, कुछ भी हो, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। इतना कहकर अर्जुन खेत की ओर चल पड़ा। खड़ी धूप में पसीने से तरबतर होकर वह हल चला ही रहा था कि ठाकुर रणवीर सिंह अपने नौकर विक्रमू के साथ वहां आ धमका। अपने खेत में काम करना बंद कर दे अर्जुन। पहले मेरा कर्ज चुकता कर, जो तूने कुछ महीने पहले लिया था। जमींदार साहब, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। फसल तैयार हो रही है, जल्द ही बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे पूरा धन तुरंत चाहिए, वो भी ब्याज समेत। आप खुद देख रहे हैं कि खेत में मेहनत कर रहा हूं, कुछ ही दिन की बात है। अरे अर्जुन, ये सपना सपना ही रहेगा तेरा। तेरी किस्मत में किसान बनना लिखा ही नहीं है। हर बार फसल खराब होती है, अब बस कर। विक्रमू की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा छा गया। बकवास बंद करो विक्रमू। अगर तू नौकर है तो नौकर की तरह रह, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुन, जब तूने बीज खरीदने के लिए मुझसे कर्ज लिया था, तब अंगूठा भी लगवाया था। उसी पर तेरा खेत मेरे नाम हो चुका है। अब से ये जमीन मेरी है। ये अन्याय है। थोड़े से कर्ज के लिए तुम मेरी जमीन नहीं छीन सकते। विक्रमू, इसे इसके खेत से धक्के मारकर बाहर निकालो। विक्रमू ने अर्जुन को धक्का मारकर उसके ही खेत से बाहर निकाल दिया। अर्जुन अपमान और गुस्से से तिलमिलाता हुआ घर लौट आया। क्या हुआ जी? खेत से इतनी जल्दी कैसे लौट आए और इतने उदास क्यों हो? गीता, ठाकुर रणवीर ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरी जमीन छीन ली। मैंने बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन उसने चालाकी से अंगूठा लगवाकर मेरे ही खेत पर दावा कर दिया। तो आप यूं ही बैठ जाएंगे? सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करो। अगले दिन अर्जुन मुखिया जी के घर पहुंचता है। मुखिया जी, ठाकुर रणवीर ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने उससे बीज खरीदने के लिए पैसे लिए थे, पर समय पर चुका ना सका। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि खेत उसका है। अर्जुन, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ठाकुर बहुत दबंग है, उससे सब डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरी जमीन छीनी है और एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है। इतना कहकर अर्जुन सीधे केशव नगर राज्य की ओर चल पड़ा और महाराज सौर्यसेन के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, जमींदार ने थोड़े धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूँ, सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसीलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा कर्ज लिया। बीज लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया और कहता है कि खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी और मेरी माँ जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। अगर जमींदार ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। इतना कहकर महाराज सौर्यसेन ने अपने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ जाओ और जमींदार को हमारे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो, और अगर वो मना करे तो गिरफ्तार करके लाया जाए। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी विक्रमू के साथ दरबार में हाजिर हो गया। क्यों तुमने कुछ धन के बदले अर्जुन का खेत अपने नाम कर लिया? महाराज,
ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि कुछ अरसा पहले अर्जुन ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था। महाराज, उसने वादा किया था कि कुछ समय बाद वो खेत खाली कर देगा, और जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो अर्जुन अपने वादे से ही मुकर गया। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय सिर्फ एक शर्त पर ही हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम 2 गवाह लेकर आओ जो तुम्हारे पक्ष में जमींदार और विक्रमू के खिलाफ गवाही दे सके। अगर वो गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दी जाएगी। और जमींदार, तुम भी ऐसे 2 गवाह लेकर आओ जिसने अर्जुन को खेत बेचते देखा हो। जमींदार और विक्रमू वहां से चले गए। अर्जुन भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगले दिन अर्जुन उदास होकर महाराज सौर्यसेन के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई मेरी मदद नहीं कर रहा और ना ही मेरे पक्ष में कोई गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह विक्रमू के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ हरिप्रसाद और नारायण भी थे। महाराज, ये हरिप्रसाद है, मेरे गांव के मुखिया, और ये नारायण है, गांव के सम्मानित नागरिक हैं। गांव में इनका बहुत सम्मान है। मैंने इनके सामने ही अर्जुन से उसकी जमीन खरीदी थी और उसके बदले बहुत सारा धन भी दिया था महाराज, आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं, हमने सब अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने अर्जुन को धन दिया था और उसने अपना खेत जमींदार को बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला पाए। अर्जुन तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के पास ही रहेगा। अर्जुन गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। शाम को वह चुपचाप अपने आंगन में बैठा था। तभी हरिप्रसाद और नारायण उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो महाराज के सामने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे दी थी, अब क्या चाहिए? मुझे माफ कर दो अर्जुन, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो अर्जुन, मेरी बेटी का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी, अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वो विवाह रुकवा देगा। मैं मजबूर था। हाँ, यही तो बात है, ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष ना मेरा है ना तुम्हारा, दोष तो उस समाज का है जहां गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। हरिप्रसाद और नारायण शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। समय ऐसे ही गुजरता गया और अर्जुन की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं एक किसान हूँ और तुम ही बताओ, खेती के अलावा और मैं क्या जानता हूँ? खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है? जाओ कोई और काम ढूंढो, नहीं तो हमारी हालत और भी खराब हो जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा गीता, क्या बात करती हो? अगर यहाँ काम नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं ना कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। अर्जुन कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं पास के नगर में जाऊंगा, वहाँ मजदूरी सही मिलती है। बस तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इससे बस एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। गीता ने एक रोटी बनाकर अर्जुन को दी। अर्जुन रोटी लेकर पास के नगर की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ देर बाद रात गहराने लगी और अर्जुन के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। चलो तालाब लो, मिल गया, अब रोटी खा के प्यास बुझाऊंगा, कुछ तो भला होगा। वह तालाब के पास गया, रोटी निकाली और रोटी देखते हुए कहा, ये तो एक ही है, अगर मैं इसे खा भी लूंगा तब भी मेरी भूख नहीं मिटेगी। दरअसल उस तालाब में
एक राक्षस का वास था जो अर्जुन की सारी बात सुन रहा था। ये कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे ही तालाब के पास इतनी नरमी से कह रहा है कि एक खाने से मेरा क्या ही होगा। लगता है ये मुझे खाने की बात कर रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी राक्षस तालाब से बाहर निकल आया। मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूं। मैं दूसरों को खाता हूं। तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो। अर्जुन सारा मंजर समझ गया। उसने मन में सोचा, मैं तो रोटी की बात कर रहा था, ये सोच रहा है कि मैं इसे खाने वाला हूं। चलो यही भ्रम काम आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं, समझे? राक्षस तुरंत अपना हाथ टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में घुमाने लगा, जिससे एक सुंदर और विचित्र पक्षी अर्जुन के सामने प्रकट हो गया। इसे ले जाओ, तुम धनवान हो जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? इस छोटे से पक्षी से मैं कैसे धनवान बनूंगा? ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये बोलने वाला पक्षी है। ये भविष्य की बातें भी बताता है, और जब तुम इससे धन की इच्छा व्यक्त करोगे तो इसकी आंखों से किरण निकलेगी और सोने चांदी के खजाने प्रकट होंगे, समझे? अच्छा, अगर ऐसा है तो अब ये पक्षी मेरा हुआ और अब तुम इस तालाब में आराम से रह सकते हो। अर्जुन खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन रास्ते भर सोचता रहा। गीता जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, और जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो किसी गरीब पर आंच नहीं आने दूंगा। अरे बाबा, बहुत थक गया हूँ, काश कोई एक दिन के लिए रुकने का ठिकाना मिल जाए। सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। तभी अर्जुन की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। अर्जुन झोपड़ी के पास चला गया। बूढ़ा अर्जुन की ओर देखकर बोला, अरे तुम कौन हो? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था। रात हो गई है और ठंड भी बहुत है। क्या मैं एक रात आपके यहाँ रह सकता हूँ सर? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात, सुबह होते ही निकल जाना। मुझे अकेले रहने की आदत है। अर्जुन ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात का समय था। बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में था, लेकिन अर्जुन की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी हुई थीं। क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए? क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? अर्जुन ने पक्षी से कहा, क्या तुम सच में मुझे धन दे सकते हो? अगर हाँ तो मुझे दिखाओ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो भी बोलो मैं वो दे दूंगा। अरे ये तो वास्तव में बोलता है, मतलब राक्षस सच कह रहा है। मैं इसे कुछ मांग कर देखता हूँ। देखो, मुझे 10 सोने के सिक्के चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी तरंगे निकलने लगी और 10 सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अरे ये तो सच में बड़ी बात है। राक्षस ने बिल्कुल सही कहा था। कल जब गीता ये देखेगी तो बहुत खुश होगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा और मैं भी धनवान हो जाऊंगा। फिर किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ये पक्षी मेरी किस्मत बदल देगा। बस अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अर्जुन गहरी थकान से सो गया था। वह खुश था कि कल सुबह वो अपने गांव वापस जाएगा और गीता को सब कुछ बताएगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी पूरी तरह से सोया नहीं था। वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अरे ये तो चमत्कारी पक्षी है, क्यों ना इसे चुरा लूं? ये मेरे बहुत काम आएगा। बूढ़े व्यक्ति ने पक्षी को झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छिपा दिया। सुबह जब अर्जुन जागा तो वह पक्षी को ना पाकर बूढ़े व्यक्ति से बोला, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। अर्जुन को शक होने लगा। चुपचाप बताओ, मेरा पक्षी कहाँ है? अरे तू चला जा यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। कोई पूछने भी नहीं आएगा। वह समझ गया था कि पक्षी बूढ़े आदमी के पास ही है, लेकिन अर्जुन बहुत कमजोर दिल का मालिक था। वह बूढ़े आदमी की बातें सुनकर डर गया और राक्षस के पास आ गया। ओ राक्षस, बाहर निकलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो, तुमने मुझे धोखा दिया है। राक्षस तुरंत तालाब से बाहर आकर बोला, अब बताओ क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें वो चमत्कारी पक्षी दिया था जो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है, तो फिर तुम वापस क्यों आए? अरे क्या पक्षी दिया था, वो तो उड़ गया। मैं रात को सोया था, जब सुबह उठा तो पक्षी गायब हो चुका था। अरे ये कैसे हो सकता है? वो पक्षी तो अपने मालिक से अलग नहीं हो सकता था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ?
मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूं जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला ना कर सके। राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन चमकती अंगूठी अर्जुन को दे दी। ये एक जादुई अंगूठी है जो अब तुम्हारी मिल्कियत है, जिससे तुम जब चाहो तो किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और जब चाहो तो उसे वापस भी ला सकते हो। ये शक्ति तुम्हें अपने मर्जी के अनुसार हर हालात पर काबू पाने का मौका देगी, समझे? अर्जुन उसी झोपड़ी में वापस लौट आया। दिल में कई विचारों के बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था, क्या वास्तव में ये सब सच है? क्या ये अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है? वह बूढ़े व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ और गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, सुनो, मेरा पक्षी वापस दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। बूढ़े की ये बात सुनकर अर्जुन ने अंगूठी से कहा। लालची बूढ़े को अभी पत्थर बना दो। अर्जुन के ये कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह डर गया और कांपते हुए बोला, माफ कर दो, मैं लालच में आकर उसे चुरा लिया था। वह झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छिपा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अर्जुन ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर उस टोकरी को खोल लिया और पक्षी वहीं था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि वह बूढ़ा क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए। अर्जुन ने उस बूढ़े को माफ कर दिया। अर्जुन पक्षी को अपने साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब उसके दिल में डर की जगह सुकून था। उसने गीता को सारी कहानी सुनाई, कैसे उसे पक्षी वापस मिला और कैसे एक जादुई अंगूठी ने उसकी मदद की। गीता हैरान भी थी और खुश भी कि उसका पति सही सलामत वापस आ गया। क्या तुम वाकई भविष्य बता सकते हो? हाँ, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा है, तुम बहुत अमीर बनोगी। तो फिर देर किस बात की, हमारे सामने ढेर सारा धन प्रकट करो। अचानक आकाश से रंग बिरंगी किरणें नीचे उतरने लगी, जो बहुत सारे मधिराव के ढेर की तरह चमक रही थी। रोशनी की चमक में मधिराव का वह ढेर जादुई खजाने जैसा लग रहा था। अब अर्जुन गांव का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और वे दोनों खुशी खुशी अपनी हवेली में रहने लगे। और अर्जुन ने अपने अपमान का जमींदार और विक्रमु से बदला भी लिया।